गुड इवनिंग बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था ये एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट होने का मतलब है एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं या ऐसे केमिकल सबस्ट्रेट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स अगर कोई रिएक्शन 5 सेकेंड में हो रही है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो रिएक्शन कितने सेकंड में कंप्लीट होगी? विद इन 2 सेकंड। समझ में आया? एंजाइम का मतलब क्या हुआ? मीन्स ऐसे केमिकल सबस्ट्रेट या फिर ऐसे केमिकल कंपोनेंट जो क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई केमिकल रिएक्शन 5 सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 2 सेकंड में। मीन्स अपने पास कोई सबस्ट्रेट है ए नाम का, इसको कन्वर्ट करना है अपन को बी नाम के प्रोडक्ट में। अब अगर अपन यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन होती है 2 सेकंड्स में, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम मीन्स अगर अपने पास कोई एंजाइम नहीं है तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी विद इन 5 सेकंड्स में। तो एंजाइम एक टाइप से अपने लिए बेनिफिशियल है। ये क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम की जो डिस्कवरी है वो बुकनर नाम के साइंटिस्ट ने की, देन कुहने नाम के साइंटिस्ट ने इनका क्या किया? नॉमेनक्लेचर किया। उसके बाद में अपन ने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। मीन्स सारे के सारे जितने भी एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन है। बिकॉज उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? ग्रुप ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि हर एक प्रोटीन ही एंजाइम बनाने में कैपेबल हो। मीन्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। उसके बाद तो ये तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी एंजाइम की कि सारे के सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। सेकंड प्रॉपर्टी में अपन ने बात की थी एंजाइम कोलाइडी होता है। मीन्स नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंजाइम ना तो सॉलिड है, ना ही एंजाइम लिक्विड है और ना ही एंजाइम गैस है। दोनों के जो सॉलिड और लिक्विड है दोनों के बीच की स्टेट होती है एंजाइम की, जिसे अपन बोलते हैं कोलाइडी स्टेट। घर पे टूथपेस्ट देखा होगा, गम देखा होगा, ठीक है, वो सब क्या है? कोलाइडी स्टेट में रहता है। एज वेल एज एंजाइम भी क्या है? कोलाइडी सॉल्यूशन है। थर्ड प्रॉपर्टी है एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई होता है। उसमें अपन फिक्स रेंज नहीं बता सकते, एंजाइम टू एंजाइम ये वेरिएबल होता है, बट एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, एज ए कैटालिस्ट रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक ये पीएच से कैसे अफेक्टेड होते हैं, बाकी की जो टेम्परेचर है, बाकी की जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो सब एंजाइम को कैसे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में अपन ने बात कल नॉमेनक्लेचर एंजाइम का अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम तो मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में भी बताया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये किस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्ट करते हैं इसके बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, एज वेल एज ये कौन सी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं इसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एंजाइम को अपन 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन? 6 कैटेगरी में अपन एंजाइम को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंजाइम अपने पास होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम अपने पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स
ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करते हैं और जो रिडक्शन भी करते हैं, उन एंजाइम्स को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ में आया? ऐसे केमिकल सबस्ट्रेट या फिर ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजाइम, सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजाइम में अपन लेते हैं हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, आप लोगों ने बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। हर केमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा किसी रिएक्शन में H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है तो किसी में H2O मॉलिक्यूल डिलीट होता है। तो जो H2O मॉलिक्यूल मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन और डिलीशन के साथ जो डील करती है वो होते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। अगर एंजाइम की थर्ड क्लास की मैं बात करूँ तो थर्ड क्लास होती है आइसोमरेज। थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम है आइसोमरेज। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा है, रेस्पिरेशन भी पढ़ा है। अपन को पता है कि कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग फॉर्म होती हैं। मीन्स अगर 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूँ, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है। तो ऐसे एंजाइम जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपन बोलेंगे आइसोमरेज एंजाइम। अगर 6 क्लास ऑफ एंजाइम की बात करें तो फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम की मैं बात करूं तो फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम है लाइगेज। कौन सी है बच्चों? लाइगेज। ठीक है, लाइगेज का काम क्या होता है? आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ा है, सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा है। लाइगेज एंजाइम का काम होता है जोड़ना। मीन्स ऐसे एंजाइम जो दो सबस्ट्रेट को जोड़ के कोई थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं वो होते हैं लाइगेज एंजाइम। तो कौन कौन से की अपन ने बात की है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाना। हाइड्रोलेज का काम क्या है? H2O मॉलिक्यूल के एडिशन और डिलीशन के साथ डील करना। और आइसोमरेज का काम क्या है? आइसोमराइजेशन करवाना। फोर्थ है लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? जोड़ना। ठीक है, फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम अपने पास आएगी ट्रांसफरेज। ठीक है, फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम अपने पास है ट्रांसफरेज। मीन्स ऐसे एंजाइम जो किसी रिएक्शन में किसी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए किसी रिएक्शन में फॉस्फेट है, वो सेकंड पोजीशन पे है। उस फॉस्फेट को अगर थर्ड पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये काम कौन करेगा? ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। सिक्स्थ अपने पास है लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम का काम होता है तोड़ना। मीन्स ये ऑलमोस्ट टाइम H2O मॉलिक्यूल के लिबरेशन का काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो तोड़ने का काम करते हैं उनको अपन बोलेंगे लाइज एंजाइम। फॉस्फेट ग्रुप का भी लाइसिस कर सकते हैं, H2O ग्रुप का भी कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स का ये लाइसिस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, कौन कौन सी है? तो अपन लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन में अभी अभी अपन ने डिस्कशन किया कि किस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्ट करेंगे, क्या काम करेंगे। इसके बेसिस पे एंजाइम को 6 क्लासेस में अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा था अपने पास? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम में ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड क्लास ऑफ एंजाइम में अपने पास ट्रांसफरेज।
थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम है अपने पास हाइड्रोलेज। फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम है अपने पास लाइगेज। फिफ्थ है लाइज। और सिक्स्थ है अपने पास आइसोमरेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अपने पास एंजाइम की 6 क्लासेस है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, लाइज एंड आइसोमरेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना। ट्रांसफरेज का काम है किसी भी ग्रुप या किसी भी कंपाउंड को ट्रांसफर करना। हाइड्रोलेज का काम है H2O मॉलिक्यूल के साथ डील करना। लाइगेज का काम है जोड़ना, जैसे डीएनए के रेप्लिकेशन में अपन लाइगेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, लाइज का काम है लिबरेशन करवाना H2O मॉलिक्यूल का स्पेशली। आइसोमरेज का काम है आइसोमराइजेशन करवाना। ये है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो अकॉर्डिंग टू नीड अलग अलग टाइप के एंजाइम को यूटिलाइज किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां से बेटा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मींस एंजाइम कैसे काम करता है। अपन एंजाइम की प्रॉपर्टीज की तो बात कर ली कि एंजाइम ये करते हैं, एंजाइम वो करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो एंजाइम की जो वर्किंग प्रोसेस है या एक्टिविटी की मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा एंजाइम एक्टिविटी में, जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मींस अपन बात कर रहे हैं एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, अपना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप जो है वो अपना है लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वो कैसे होगी वो अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल अपने पास फर्स्ट स्टेप है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप है लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मींस सबस्ट्रेट है, फाइनली बनाना क्या है, इसे अपन को प्रोडक्ट बनाना है। एज ए कैटालिस्ट कौन रिएक्ट करेगा, एंजाइम रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में फ्रेंडशिप होना जरूरी है, तभी तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और यही प्रोसेस क्या है, अपना फर्स्ट स्टेप है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए, आपस में मिलके जैसे, और फाइनली क्या बन जाएगा, अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बनता है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। उसमें से अपने पास फर्स्ट थ्योरी है की एंड लॉक थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी कौन सी है अपने पास, की एंड लॉक थ्योरी। ठीक है, की एक लॉक थ्योरी क्या, की एंड लॉक थ्योरी क्या बोलती है, फिर से सुनिएगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट
आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या बनता है, अपना प्रोडक्ट बनता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। यानी अब ये कॉम्प्लेक्स बनाते कैसे हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी गई थी। ठीक है, उसमें से फर्स्ट थ्योरी है की एंड लॉक थ्योरी। जो अपनी की एंड लॉक थ्योरी है वो दी थी बेटा सबसे पहले फिशर नाम के साइंटिस्ट ने। फिशर ने दी थी 1898 में। उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में कि किस टाइप से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बड़ा आसान है इस थ्योरी को समझना। की एंड लॉक, सबके घर में लॉक का यूटिलाइजेशन होता है और आप लोगों को पता है स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है। ये थोड़ी है किसी भी लॉक से किसी भी की को खोल लोगे, इम्पॉसिबल है। अलग अलग ताले को खोलने के लिए अलग अलग चाबीज की जरूरत होती है। ऐसे ही इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम होता है। सबस्ट्रेट की किस टाइप की स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एंजाइम फिट होगा। देखिएगा जरा, मान लीजिए मैंने ये वाला सबस्ट्रेट बनाया है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, सबस्ट्रेट बनाया है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला की एंड लॉक थ्योरी में क्या होता है, स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है। एज यूजुअल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक एंजाइम होगा। मींस कोई एक ऐसा एंजाइम सर्च करना पड़ेगा जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। मींस अपने आप को ये इसके अंदर एडजस्ट कर सके। तो अपन एंजाइम के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया, अपने पास एंजाइम हो गया। अब ये वाला सबस्ट्रेट है, ये वाला एंजाइम है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस जो एंजाइम है वो यहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दूसरी बात ये, एंजाइम खाली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मींस ये सबस्ट्रेट में चेंजेस लाएंगे, इनमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा। ये अपने आप को जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, ये अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो की एंड लॉक थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी, फिशर के थ्रू। फिशर ने क्या बताया, जैसे स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, एज यूजुअल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है और वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है। मींस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कैसी है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके साथ एंजाइम फिट होगा। ठीक है, सेकंड जो थ्योरी दी गई थी, अब ये थ्योरी सारे एंजाइम्स के लिए अप्लाइड नहीं होती है, सारे एंजाइम इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब पूरी बात को एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसके लिए एक दूसरी थ्योरी गई जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, की एंड लॉक थ्योरी सारे के सारे एंजाइम्स के लिए अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि सारे के सारे एंजाइम ऐसे ही नहीं है। अब सबस्ट्रेट तो इतने सारे होंगे तो इतने सारे टाइप के एंजाइम कहां से लाए जाए। ठीक है, तो इस बात को जब की एंड लॉक थ्योरी सब पे अप्लाई नहीं हो रही थी तो एक नई थ्योरी दी गई जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये थ्योरी दी थी
कॉसलिन नाम के साइंटिस्ट ने 1966 में। किसने दी थी? कॉसलिन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1966 में। कौन सी थ्योरी? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस का मतलब यहां है मोटिवेट करना, ठीक है। इंड्यूस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मोटिवेट करना। किसके लिए? यानी एंजाइम का कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम को मोटिवेट किया जाएगा कि आपको अपने स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंजेस लाने हैं। जस्ट लाइक किसी भी सबस्ट्रेट का, मान लीजिए किसी भी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा? अब एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, नो मैटर, अब अपन को ऐसा एंजाइम सॉरी, ये अपने पास सबस्ट्रेट है, एंजाइम की क्या स्ट्रक्चर है अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, एंजाइम को क्या करना पड़ेगा? अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस किस टाइप के? कि ये अपने आप को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। ये लीजिए, यहां पे ये सबस्ट्रेट है, यहां पे ये एंजाइम है। एंजाइम का स्ट्रक्चर पहले कैसा था उससे कोई लेना देना नहीं है, बस सब एंजाइम को इतना मोटिवेशन दिया जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट अपने आप में चेंजेस लाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और फाइनली क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए और एंजाइम क्या हो जाए? फ्री हो जाए। ये थी अपनी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मैकेनिज्म में? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इन दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप क्या है? लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम को अपन क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का क्या मतलब है? कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कब होती है? जब सबस्ट्रेट एक्टिवेट होता है। तुम लोग पढ़ाई कब करते हो? जब टाइम टेबल आता है, एग्जाम के लिए बोला जाता है, क्लासेस में तुम्हें टेस्ट वगैरह अनाउंस किए जाते हैं, मीन्स तुम्हें एक्टिवेट किया जा रहा है। ऐसे ही क्या किया जाता है? सबस्ट्रेट को भी एक्टिवेट किया जाता है कि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। सबस्ट्रेट को क्या सिग्नल दिया जाता है? कि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अब एक्टिवेट करने के लिए बेटा कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो वो एनर्जी अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो लो एनर्जी में भी अपना काम चल जाएगा। मींस एंजाइम की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका मान या उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, फाइनली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और एंजाइम रिलीज हुआ। ये लीजिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। जस्ट लाइक ए नाम का सबस्ट्रेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन मैं बोलूं एंजाइम नहीं है, तब ये ले रही है मान लीजिए 10 सेकेंड, तो एंजाइम के प्रेजेंस में श्योर है कि ये 5 सेकेंड का टाइमिंग ही लेगी। मींस एंजाइम के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, रिएक्शन फास्टली हो रही है। ये है एंजाइम का सबसे बड़ा बेनिफिट, या मैं ये कहूं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। समझ में आया? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में मैंने 2 स्टेप बताए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को अपन ने 2 थ्योरी से एक्सप्लेन किया है, की एंड लॉग थ्योरी बाय फिशर एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बाय कॉसलैंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना है लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एंजाइम एक्शन कंप्लीट हुई। अब सेकंड नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा,
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास है एंजाइम काइनेटिक्स। केमिस्ट्री पढ़ी है सब लोगों ने काफी, तो यहाँ पे एंजाइम को छोड़ दीजिए एक बार, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक्स की। अगर काइनेटिक्स को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वही काइनेटिक्स को अगर आप सिंपल व्यू में देखोगे तो काइनेटिक्स मीन्स है स्पीड, ठीक है। काइनेटिक्स मीन्स है स्पीड, मीन्स कोई भी रिएक्शन फास्टली हो रही है या स्लोली हो रही है उसे अपन क्या बोलेंगे, काइनेटिक्स, गति की, ठीक है, किस गति से हो रही है, किस मूवमेंट से हो रही है। एंजाइम काइनेटिक्स का क्या मतलब हो गया, एंजाइम के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, इस चीज की स्टडी करना या इस चीज का डिटर्मिनेशन करना क्या कहलाएगा, एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंजाइम के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करना, स्पीड का निर्धारण करना क्या कहलाएगा, एंजाइम काइनेटिक्स। तो इस चीज को अपन दो ग्राफ से समझ सकते हैं, एक ग्राफ ये वाला बना रही हूं, एक ग्राफ ये वाला बना रही हूं। ये वाला जो ग्राफ है वो है इन द एब्सेंस, किसकी एब्सेंस, एंजाइम की। सेकेंड ग्राफ अपन कंपेयर करके बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की एब्सेंस में अपन ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाने का मतलब है कि कोई रिएक्शन कितनी फास्टली हो रही है या कितनी स्लोली हो रही है। दूसरा ग्राफ बनाएंगे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो देखिए ये सबस्ट्रेट था, ये क्या बना अपना प्रोडक्ट बना। सेकेंडली मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, कंपैरिजन कर सकते हो, ये वाला कितना धीरे धीरे हो रहा है, ये वाला कितना फास्टली हो रहा है। इन दोनों ग्राफ को अगर मैं ऐड करके बनाऊं, ये है प्रेजेंस में और ये है एब्सेंस में, समझ में आ रहा है डिफरेंस। अगर एंजाइम प्रेजेंट है रिएक्शन में तब सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइमिंग लगेगा। यही क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स है। मींस एंजाइम के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, रिएक्शन फास्टली हो सकती है। तो आप लोगों को पता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी रिएक्शन को कितना फास्टली करवाना अपने लिए नेसेसरी होता है। तो अगर कोई रिएक्शन आपको जल्दी से करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एंजाइम ऐड कर दो। अब कौन सा एंजाइम ऐड करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे आइए। अगर ट्रांसफर करवाना है मींस ट्रांसफरेज, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाना है मींस ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, एडिशन करवाना है मींस लाइगेज, आइसोमराइजेशन करवाना है मींस आइसोमरेज, लाइसिस करवाना है मींस लाइज, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ डील करनी है मींस हाइड्रोलेज एंजाइम को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इनहिबिशन। इनहिबिशन का हिंदी मीनिंग होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रोकना। एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों आराम से काम कर रहे हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं या कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को या एंजाइम की एक्शन को रोकने का काम करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। और उनका ये वर्किंग मैकेनिज्म क्या कहलाता है, इनहिबिशन। मान लीजिए किसी रिएक्शन में कोई ए नाम का सबस्ट्रेट है, ये ए नाम का सबस्ट्रेट बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, एंजाइम के प्रेजेंस में। अब कॉम्प्लेक्स कौन सा बनना चाहिए,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, और बन जाता क्या है, सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मींस जिस एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना चाहिए था, अब वो एंजाइम किसके साथ जुड़ जाएगा, इनहिबिटर के साथ। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ने से तो रोकते हैं और सबस्ट्रेट की जगह खुद जुड़ जाते हैं। अब खुद जुड़ जाएगा तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन की रेट तो अपने आप ही कम होनी है। कम क्या होनी है, रिएक्शन होनी ही नहीं है, ठीक है। जो रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही थी वो रुक जाएगी। अब ये इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इनहिबिशन का मतलब है किसी भी एंजाइम की वर्किंग मैकेनिज्म को रोकना। अब कैसे रोकते हैं ये पर कल बात करेंगे, ठीक है। बाय।